नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हो गया और इसके लिए उसने फिलिस्तीन को दरकिनार कर दिया। फिलिस्तीन समस्या को किनारे कर दिया। केवल एक हल्की सी बातचीत जो भी समझौता हुआ उसमें यह था कि फिलिस्तीन का जो विलय इजराइल अपने देश में करना चाहता है उसको स्थगित कर देगा। तो कोई ठोस एग्रीमेंट इस मामले में फिलिस्तीन के बारे में, फिलिस्तीनी देश बनाने के मामले में कोई वादा इजराइल की तरफ से नहीं हुआ था। फिर भी अमीरात ने ये समझौता कर लिया था और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि बाकी के अरब देश भी, बाकी के खाड़ी देश भी धीरे धीरे इसी तरह से इजराइल के साथ समझौता कर लेंगे और वहाँ स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, कम से कम इजराइल के साथ जहाँ तक संबंधों का मामला है। इसके बाद से सबकी नज़र लगी हुई थी सऊदी अरब पर कि वो क्या करता है। सऊदी अरब पूरी अरब दुनिया का सबसे धनाढ्य, धन वाला देश है और जाहिर है कि ताकत भी है उसके पास। तो सबकी निगाहें लगी थी कि सऊदी अरब क्या करेगा। अगर सऊदी अरब कुछ इसी तरह का करता है तो ये एक बड़ा परिवर्तन इस्लामी जगत में देखने को हमको मिल सकता है। एक हफ्ते तक सऊदी अरब ने खामोशी बरती और अब उसने कह दिया है कि नहीं, वो इजराइल के साथ संबंध नहीं सामान्य करेगा और जब तक इजराइल फिलिस्तीन का अपना राष्ट्र नहीं बनाता, फिलिस्तीन को पूरे देश का नहीं बनने देता, उनका अपना देश नहीं बनता है। और दूसरा ये कि 1967 के अरब इजराइल युद्ध में जो उसने ज़मीन कब्जाई थी अरब देशों की, वो वापस नहीं करता है। तो मामला घूम फिर कर फिर वहीं आ गया है। तो क्या अब ये माना जाए कि अरब दुनिया इजराइल के मामले में जो पहले एकजुट थी अब दो फाड़ हो गई है और ये जो ट्रंप का प्लान था वो धराशायी हो गया है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि कृपया अगर आपको ये लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है, उन्हें तोड़ता मरोड़ता है, गलत खबरें देता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसमें आर्थिक योगदान देकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल उठता है कि सऊदी अरब, जो कि अब काफ़ी बदलता हुआ दिख रहा है, वो इजराइल के मामले में अभी भी उसी रुख पर क्यों अड़ा हुआ है? पहला सवाल तो ये है। इस सवाल का जवाब बहुत तरीके से दिया जा रहा है। एक तो ये कि सऊदी अरब की अपनी एक विशिष्ट स्थिति है और वो चाहता है कि इस्लामी दुनिया में उसका जो दबदबा है और जो लीडरशिप उसके पास है वो उसके हाथ से न जाए। और अगर वो इजराइल के मामले में नरमी दिखाएगा तो ये हो सकता है, क्योंकि आप देखें टर्की, ईरान, पाकिस्तान, इन सभी ने अमीरात और इजराइल के समझौते को गलत बताया था, उसकी निंदा भी की और भर्त्सना भी की। टर्की तो बहुत ज़्यादा आक्रामक ढंग से इस मामले में सामने आया। ईरान ने भी धोखा कहा, पीठ में छुरा घोंपना कहा और फिलिस्तीन की तरफ से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, जिसमें अमीरात को बाकायदा गद्दार या कहना चाहिए कि धोखेबाज करार दिया गया था। तो ये एक तरफ बहुत सारे देश पहले ही इस अमीरात और इजराइल के समझौते के खिलाफ हो गए थे। इस्लामी दुनिया में एक बंटवारा ये हो गया था। अब ये दूसरा बंटवारा फिर से हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब साफ साफ कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो सऊदी अरब की एक बड़ी वजह ना कहने की ये है कि अगर वो अमीरात की तरह किसी तरह का समझौता करेगा तो पूरी अरब दुनिया में उसकी छवि गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो विश्वसनीयता अपनी खो बैठेगा। ध्यान रखें कि सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं। इसकी वजह से उसकी एक विशिष्ट स्थिति भी बन जाती है। और जो फ़िलिस्तीन का मसला है उसके मामले में सऊदी अरब हमेशा से डटा रहा है। अब अगर वो समझौता करता है तो उसकी छवि खंडित हो जाएगी और उससे लीडरशिप खींचने की जो कोशिश हो रही है, छीनने की जो कोशिश हो रही है टर्की की तरफ से, जब से रजब तैयब अर्दवान वहाँ पर नेतृत्व संभाल रहे हैं और उन्होंने जो
कट्टरपंथी इस्लामी छवि अपनी बनाई है और अपने देश को भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक मौका, एक अवसर बन सकता था जब वो सऊदी अरब को पीछे ढकेल सकते थे। तो सऊदी अरब को ये इसलिए ये नहीं करते बन रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि जब तक इजराइल फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता नहीं देता है, वो उसको नहीं बनने देता है। और 1967 के युद्ध में जो अरब और इजराइल के बीच में हुई थी, अरब देशों के बीच में, उसमें जो जो स्थान उसने कब्जा किए थे, गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, गोलान हाइट्स है, इन सब जगहों को जब तक वो वापस नहीं करता है तब तक ये किसी तरह का उसके साथ संबंध सामान्य बनाने का की दिशा में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब ये बंटवारा जो इस्लामी दुनिया में हुआ है ये स्पष्ट दिख रहा है। फ़िलिस्तीन का मसला है, उसके दूसरे तरफ संयुक्त अरब अमीरात चला गया है। बहरीन ने भी उस समझौते के समय उसकी तारीफ की थी, उसका स्वागत किया था। सऊदी अरब ने भी इस समझौते का बिल्कुल एकदम से विरोध नहीं किया है। उसने ये ज़रूर कहा है कि हम इस तरह का समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जो अमीरात ने समझौता किया है उसका विरोध भी नहीं किया है, बल्कि उसने कहा कि कई बार कुछ नई राहें खुलती हैं। इसका मतलब है ये है कि बहुत संभव है कि अमेरिकी दबाव सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा होगा कि अगर वो इस तरह का समझौता नहीं कर रहा है तो कम से कम इस समझौते का विरोध भी न करे। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव का सामना करने जा रहे हैं नवंबर में, और इस समझौते को वो अपनी एक उपलब्धि के रूप में वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो ट्रंप का जो बिसात बिछा रहे हैं वो उलट जाएगी, उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब का मानना ही महत्वपूर्ण रखता है इस पूरे खेल में। तो एक तो ये है। दूसरी बात, एक जो कोशिश हो रही थी कि ईरान के खिलाफ अरब दुनिया को एकजुट किया जाए, सऊदी अरब, अमीरात और इजराइल को जोड़ दिया जाए, ताकि ये ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उस पूरे मध्य पूर्व में खाड़ी में ईरान जो है वो खतरा है बाकी देशों के लिए। इस तरह का उन्होंने एक हवा ईरान का खड़ा करने की कोशिश की है, और उसके बल पर उन्होंने इजराइल के साथ अमीरात के संबंधों को ठीक करने के लिए दबाव डाला था। तो संयुक्त अमीरात इसीलिए उसने संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम भी बढ़ाया कि एक तो इजराइल के साथ संबंध बनने से सुरक्षा की दृष्टि से अगर ईरान कुछ करता है तो इजराइल की मदद मिलेगी, और दूसरा तमाम जगहों, तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें समझौता करके उसको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कुछ समझौते हो सकते हैं, पर्यटन हो सकता है, और फिर मुसलमानों का जो इजराइल में एक बड़ा तीर्थस्थल है वहाँ आना जाना भी आसान हो सकता है। तो इस दृष्टि से उसने ये समझौता किया है। लेकिन फ़िलिस्तीन का मसला बहुत ही संवेदनशील मसला है पूरे इस्लामी जगत के लिए। फ़िलिस्तीन इतने अरसे से अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हर तरह से परेशान हैं और इजराइल की दादागिरी झेल रहे हैं, इजराइल के अत्याचार झेल रहे हैं। उसने वहाँ पर जो गाजा पट्टी में अनधिकृत, वेस्ट बैंक में अनधिकृत बस्तियाँ बसा दी हैं और उसको अपने देश में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यानी वो फ़िलिस्तीन का राष्ट्र बनने की राह में लगातार रोड़े अटका रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर पूरा जो अरब जगत है और पूरा इस्लामी जगत है उद्वेलित रहता है फ़िलिस्तीन के सवाल पर। तो फ़िलिस्तीन के सवाल पर सऊदी अरब अगर अपने स्टैंड को डाइल्यूट करता है, कमज़ोर करता है, तो ये उसकी छवि, उसकी जो ताकत बनी हुई है, प्रभाव बना हुआ है इस्लामी दुनिया में, वो कम होता है। तो इसीलिए सऊदी अरब ने एक लाइन जोड़ी कि 2002 में जो अरब पीस इनिशिएटिव हुआ था उसके तहत अगर कोई बातचीत आगे बढ़ी तभी वो समझौता कर सकता है। और इस पीस इनिशिएटिव में जो मैंने अभी आपको बताया कि दो चीज़ प्रमुख हैं, एक तो फ़िलिस्तीनियों का अपना देश बनना, और दूसरा वो जो पुराने क्षेत्र जिन पर इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है उनको छोड़ना। अब ये दोनों ही इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो हो सकता है फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र भी प्रस्ताव पारित कर चुका है, तो आगे पीछे चलकर भले ही इसके लिए वो तैयार हो जाए, लेकिन जो हिस्से उसने कब्ज़ा कर रखे हैं उसको लौटाने के लिए वो तैयार नहीं है, बल्कि
जो इलाका ईयर मार्क किया गया है फिलिस्तीनी देश के लिए, उसमें से भी वो हड़प लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अनधिकृत बस्तियां बसाई हैं उसने वेस्ट बैंक में, उसका भी पर्पज, उसका उद्देश्य, षड्यंत्र यही है। तो ये बहुत साफ हो गया है कि सऊदी अरब अभी किसी तरह का समझौता नहीं करना जा रहा है, और इसकी वजह से एक अरब दुनिया में, इस्लामी दुनिया में एक दो हिस्से बनते दिख रहे हैं। एक तो ख़ासतौर पर अरब दुनिया में, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात जा रहा है, बहरीन और भी कुछ एक दो देश अगर इस तरह से उधर जाते हैं तो ये एक तरह का बंटवारा अरब जगत में हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इस तरह का बंटवारा होता है तो क्या अरब देशों की जो राजनीति है वो बदलेगी? इजराइल की ताकत क्या बढ़ सकती है? उस पूरे क्षेत्र में क्या प्रभाव बढ़ रहा है? या इजराइल के प्रति जो कटुता और शत्रुता अरबों में है वो क्या कम होगी? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। ट्रंप के दबाव में अमीरात ने ये समझौता कर लिया होगा, या कोई प्रलोभन उसे मिला होगा इसलिए कर लिया होगा। लेकिन ये सऊदी अरब के ये स्टैंड लेने के बाद अब ये संकेत अरब देशों में चला गया है कि उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सऊदी अरब बहुत सारे देशों को मदद भी करता है। तो जाहिर है कि इतने बड़े और शक्तिशाली देश के स्टैंड के खिलाफ जाना अब बाकी देशों के लिए मुश्किल होगा। तो एक तो ये है कि ट्रंप की योजना खटाई में पड़ गई है, बाकी देश अब कोई जुड़ने वाला नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने अलग स्टैंड ले रखा है, एक दो मुल्क और जुड़ सकते हैं। इजराइल को थोड़ा सा घुसपैठ करने का मौका मिल गया है अमीरात के ज़रिए, लेकिन इससे ज़्यादा की गुंजाइश फ़िलहाल बनती नहीं दिख रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो एक एक्सिस बनाने की कोशिश हो रही थी ईरान के खिलाफ, वो भी थोड़ा कमज़ोर होगी, क्योंकि उस एक्सिस में सऊदी अरब इस तरह से शामिल नहीं हो रहा है इजराइल के साथ, वो दूरी बनी हुई है। तो इजराइल और अरब देशों की जो एक समीकरण बनाने की कोशिश है वो अब परवान चढ़ते हुए नहीं दिख रही है। तो पूरा एक परिदृश्य अब यूँ बन गया है कि ट्रंप की योजना कटाई में पड़ गई है। इस्लामी दुनिया बटी थी और बढ़ती जा रही है। अरब में से कुछ अरब देश इजराइल के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी एक स्टैंड ले रखा है, लेकिन आगे कोई ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जब वो स्टैंड अपना बदल भी सकता है। और ये एक जो ज़्यादा कट्टरपंथी अब रुख अपना रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर की वजह से, क्योंकि उसे उस तरह का समर्थन सऊदी अरब या ओआईसी की तरफ से नहीं मिल रहा है, इसलिए तो ये एक बंटवारा कई सवालों को लेकर हो रहा है। ईरान, इजराइल, कश्मीर और फिलिस्तीन, ये ऐसे मसले हैं जिसने अरब दुनिया को बांट के रखा हुआ, और वो बंटवारा ऐसा लगता है कि अब थोड़ा और चौड़ा होता जा रहा है, खाई थोड़ा और बढ़ती जा रही है। ये थी सऊदी अरब के स्टैंड पर इजराइल के साथ समझौते के मामले में मेरी एक रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को पसंद करेंगे और इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप अब इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, उस पर चर्चा के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।